Hello students, welcome back to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will do the conceptual question based on gravitational. ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन. अब क्या है कि जितने हमारे एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल्स हुए अब उन्हें कंसेप्ट की फॉर्म में कैसे लर्न करेंगे. ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं. हर एक चैप्टर से ये क्वेश्चन उठा लिया जाता है अब भी, और आगे कोई आप कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उनमें भी. ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन द फर्स्ट वन इज, अगर हमारे दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स दिए हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. If its mass is m. ओके, अगर दो पार्टिकल हमें क्या गिवन है, इक्वल मास के हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस क्या है, r. ठीक है, वो किसी भी एक उनका जो म्यूचुअल ग्रेविटेशन, इट मीन्स आपस में दोनों एक सर्कल में क्या कर रहे हैं, मूव, आपस में दोनों पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. ठीक है, तो हमें उनके स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो फाइंड द स्पीड, हमें उनकी स्पीड निकालनी है. ठीक है, तो देखो वो सर्कल में मूव कर रहे हैं, सर्कल में मूव करने के कारण वहां पे एक फोर्स राइज होगा, वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, अपोजिट है mv²/r. ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, आपस में दोनों अट्रैक्ट एक दूसरे को. तो दूसरा जो मेरा हम दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों पार्टिकल्स का, वो क्या होगा, Gm/r². एज मास इज गिवन देन g क्या हो जाएगा, मास हमें इक्वल गिवन है. ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट है, सर्कल में मूव कर रहे हैं, रेडियस क्या है, r, एक है यहाँ पे r, तो जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 2r. ठीक है, तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशन, वो क्या हो जाएगा, G(m)/2r². ओके, अब देखो वो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट एक सर्कल में मूव करने के लिए वहां पे फोर्स लगा mv²/r. अब ये दोनों फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस मस्ट बी इक्वल. ठीक है, इक्वल होने बहुत जरूरी है अगर वो एक हमारे मोशन सर्कुलर कर रहे हैं. ठीक है, तो mv²/r इज इक्वल्स टू क्या होना है, Gmm/2r². ओके, तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हुआ, तो हमसे क्या पूछा गया, v की वैल्यू. ओके, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल्स टू Gmr/4r², दैट इज 4r. ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, v² क्या आया, Gm/4r. ठीक है, तो हमारी जो v की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, Gm/4r√m/s². ठीक है, तो हमारे लिए जो सर्कल में जो दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं जिनका मास सेम है, अगर वो दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं और सर्कुलर में मूव करने चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट है, तो जो उनकी वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, √Gm/4r. ठीक है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब द नेक्स्ट वन इज, अगर 2 रेडियाई ऑफ प्लेनेट, ठीक है, अगर रेडियाई ऑफ 2 प्लेनेट आर रिस्पेक्टिवली r1 एंड r2. ठीक है, एंड देयर डेंसिटीज क्या, ρ1 एंड ρ2. ठीक है, तो हमारा जो रेशियो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो पूछा है. ठीक है,
तो जो दोनों प्लैनेट्स है, ठीक है, दोनों की रेडियस भी डिफरेंट होगी, ग्रेविटी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि मास दोनों प्लैनेट्स का अलग होगा, तो हमें पता है ग्रेविटी भी हर एक प्लैनेट के लिए डिफरेंट होती है। अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जुपिटर या फिर वीनस या मरकरी के लिए वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, जी हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो। जी हमें पता है, जी एम अपॉन क्या होती है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू क्या गिवन है, R1 एंड R2। पहले हम जी की डिपेंडेंसी देख लेते हैं। मासेस क्या है, मास में हम डेंसिटी कैसे लिखते हैं, 4π3πr की क्यूब एंड r क्यूब रो। r से ये कटा तो क्या बचा, g इज इक्वल्स टू 4π/3 gr रो, ठीक है। ये वाली चीज़ें कांस्टेंट है, तो जो हमारी g की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली r रो पे, ठीक है। तो जो हमारी g फर्स्ट प्लेनेट की होगी वो r1 रो 1 और सेकंड प्लेनेट की g2 r2 रो 2। रेशियो क्या हो जाएगा, g1 अपॉन g2 विल बी r1 अपॉन r2 एंड रो 1 अपॉन रो 2, ठीक है। तो इनका अगर रेशियो पूछा जाता है तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब एक हमसे ग्राफ पूछ लेते हैं कि हमारा, हमें पता है कि जो हमारी वेरिएशन ऑफ जी है उसका आप ग्राफ प्लॉट करिए एक डेप्थ के साथ, हाइट के साथ, ठीक है। अब देखो हमें पता है डेप्थ पे हमारी क्या होती है, हाइट। सबसे पहले हम देखें सरफेस पे, हमें पता है ना हाइट के साथ ग्राफ प्लॉट करना है, बी सरफेस के साथ एंड द सी विथ डेप्थ, ओके। अब हमें पता है हाइट पे क्या होती है, हाइट पे g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। r क्या होती है हमारी, r प्लस h, इट मीन्स वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो g की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, ये वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो एक पैराबोलिक पाथ शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पैराबोलिक पाथ शो करते हैं तो हमारी वैल्यू ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे जी की वैल्यू, हाइट की वैल्यू जितनी बढ़ रही है, ठीक है, जी की वैल्यू इतनी ज़्यादा घट रही है, ठीक है, जी आर, ठीक है। ये हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, हाइट जैसे जैसे बढ़ी जी की वैल्यू मेरी वैसे वैसे घट गई, ठीक है। अब बी सरफेस पे क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है, और ये क्या होती है, कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेप्थ पे क्या होता है, जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। जी पे क्या होता है, डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बट नेगेटिव में, ठीक है। तो क्या होता है हमारा जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी, ठीक है। आर माइनस डी, जितना ज़्यादा आर माइनस डी, इट मीन्स जितना ज़्यादा डेप्थ में जाती जा रही है उतनी ज़्यादा जी की वैल्यू क्या आएगी। अगर आर माइनस डी ये मेरी कम है, देखो ये मेरी आर है, ये यहाँ तक मेरी डी है, अगर ये आर माइनस डी इतना है, जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ज़्यादा जी की वैल्यू होगी, क्योंकि जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी, इट मीन्स जितना ज़्यादा ये डी आर माइनस डी होगा, ठीक है, इट मीन्स जितना ज़्यादा वो सरफेस की तरफ मूव करेगी उतनी ज़्यादा ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ इसका बनता है वो क्या बनता है, नेगेटिव में है तो ये ऐसे नेगेटिव में ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तीनों एक साथ पूछ ली जाते हैं तो तीनों का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये जी है, ये आर है, ठीक है, ये यहाँ पे डेप्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट, अगर ये 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, एट द सरफेस, पैराबोलिक पाथ शो किया, दिस ए दिस इज बी, ये ए बी कर्व क्या शो करता है, वेरिएशन अलोंग हाइट, ओके। और जो डेप्थ के साथ ही मेरा क्या नेगेटिव स्लोप देता है, ठीक है। तो जो ये मेरा सी और ए है, सी और ए मेरा क्या करता है, ए सी मेरा क्या करता है, वेरिएशन अलोंग डेप्थ, ठीक है। तो जो मेरा ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ और न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। जैसे हमसे पूछा गया है कि हमारी कोई भी सैटेलाइट, 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वन क्लोज टू द सरफेस एंड अदर इज रिवॉल्विंग, ठीक है, अराउंड द अर्थ, ठीक है। एक हमारी क्या है, सरफेस के बहुत पास है, एक क्या सरफेस से बहुत दूर है, तो दोनों की एंगुलर स्पीड है, उनमें फ़र्क क्या होगा और कौन सी की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है एक है यहाँ पे, एक यहाँ पे है,
और कोई दूसरा सैटेलाइट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। तो पूछ रहे हैं कि एंगुलर स्पीड जो होगी, एंगुलर स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड जो होगी, विच वन हैज़ ग्रेटर, इफ दिस इज ए, इफ दिस इज बी, तो हमारी जो एंगुलर स्पीड होगी वो ए या बी के किसकी ज़्यादा होगी। अब देखो मेनली हमें पता है वी क्या होता है, gm/r+h, ठीक है। अब हमें हाइट गिवन है, एक हाइट बहुत कम है, हाइट इज h इज स्मॉलर एंड सेकेंड वन इज h इज लार्जर, ठीक है। बी कर्व के लिए h क्या है, लार्जर, ठीक है। अब देखो v क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r+h, दैट इज अगर हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, h की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हमारी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अगर हमारी v की वैल्यू ज़्यादा करनी है हमें, तो h की वैल्यू क्या करनी चाहिए, कम। इट मीन्स अगर कोई हमारे अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक सैटेलाइट है तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करना पड़ेगा, और अगर कोई ज़्यादा दूर है तो वो स्लो स्लो मूव करेगा, ठीक है। तो जो हमारा एक ये अर्थ थी, एक ए, एक बी, तो क्या है, ए हैज़ ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी। वो क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हाइट कम है, r+h कम है, ठीक है। r+h जितनी ज़्यादा होगी उतनी मेरी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। अब इसमें पूछ लेते हैं, जैसे अब ये है कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनके एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट की होती है ना। हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। हमारे अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है 11.2 km/s, ठीक है। तो हमारे जो ये पूछ रखा है कि जो डिफरेंट प्लैनेट्स होंगे उनकी डिफरेंट क्यों होती है एस्केप स्पीड। हमें पता है वी क्या होती है, 2gm/r, ठीक है। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m मास ऑफ दैट प्लेनेट, और r क्या होता है, रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। अब देखो रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिपेंड कर रही है ये रेडियस पे, ठीक है। ये हमारे अर्थ की रेडियस पे भी करते हैं, वो क्या होते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक है। तो मेनली जो भी हमारा जो प्लेनेट होगा उसकी रेडियस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, रेडियस पे भी मास पे भी। अब हमें पता है जो हमारे प्लेनेट्स होते हैं वे डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उनका मास भी डिफरेंट होता है, किसी का मास ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे जुपिटर बहुत बड़ा और मरकरी बहुत छोटा, तो उनकी रेडियस में डिफरेंट होगा। जुपिटर की बहुत बड़ी रेडियस है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स वहाँ की एस्केप स्पीड जो हमें एस्केप कराने के लिए वो बहुत कम होगी। मरकरी की रेडियस एज बहुत कम है तो उसकी एस्केप स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है मास ऑफ और रेडियस पे, इसलिए क्या होता है हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट होती है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब हमारा पूछते हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिए, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी हमारी क्या होती थी, वो एनर्जी रिक्वायर जो हमारा क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेनेट को अर्थ के सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती थी, ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती थी वो क्या होती थी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये क्या होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में पता है क्या होती है, -gm/r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv²। v हमें पता है gm/r होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, √gm/r दैट इज gmm/r प्लस 1/2 √m/gm/r। अब देखो माइनस है प्लस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस दैट इज माइनस ऑफ gmm/r। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरी टोटल एनर्जी की। और मेरी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज जो मेरी बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो क्या आती है, gmm/2r, ठीक है। ये जो होती है ये क्या होती है मेरी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। वो देखो वहाँ से क्या आते हैं gmm/r प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से -1/2 बचती है ना, तो इसलिए gmm+/2r, ठीक है, जो ये मेरी बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब इसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच होके आता है। ये क्या होता है कि हमारी जो रेडियस ऑफ प्लेनेट, अगर हम रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या करें, डबल RE अगर हम कर दे डबल,
ठीक है, बट देयर जो एवरेज डेंसिटीज है, एवरेज डेंसिटीज को रखे सेम। ठीक है, तो एस्केप स्पीड हमें बतानी क्या होएगी, वी हमें बतानी है वो क्या हो जाएगी। अब हमें पता है v इज इक्वल टू 2gm बाई आर, देन 2gm क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर, यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर बचेगा सिर्फ, तो क्या बचेगी r इज इक्वल टू 8/3 पाई जी आर स्क्वायर रो, वी ऐसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब देखो तो वी वो सारा कांस्टेंट है, तो वी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर रो अंडर रूट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज वी इज इक्वल्स टू आर ई और अंडर रूट ऑफ रो। अब हमें पता है देखो रो क्या है, अंडर रूट ऑफ क्या बोलिए कि सेम है, डेंसिटीज आर सेम, बट जो हमारी आर ई है वो कितने कर दी है डबल, तो हमारा जो न्यू वी ई है वी ई डैश और उसका क्या होगा ये क्या कर दिया 2re, ये क्या है सिंपल आर ई। ठीक है, रो रो बोथ आर सेम, आर ई से आर ई कैंसिल आउट हुआ, देन वी ई डैश विल बी ट्वाइस ऑफ वी ई। इट मीन्स अगर हमारे जो हमारी एस्केप वेलोसिटी नहीं है वो हमारी क्या होनी चाहिए, जो हमारी ओरिजिनल एस्केप वेलोसिटी है उसके भी क्या होनी है ट्वाइस। ठीक है, अगर हम रेडियस को ट्वाइस कर देते हैं तो हमारी एस्केप वेलोसिटी भी क्या आ जाती है ट्वाइस, क्योंकि वो क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप इन पे वर्क करते रहिए और ज़्यादा जितनी थ्योरी पढ़ेंगे कंसेप्ट आपके उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।